हाय दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। लगभग ये छोटा सा टॉपिक, बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन इसको दोस्तों 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। दोस्तों वैदिक सभ्यता को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। वीडियो से दोस्तों शाम को बनता है, लेकिन आज सुबह में बना रहे हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़े थे इसके पहले सिंधु घाटी, इसके पहले हम पूरा पाषाण खत्म कर चुके हैं और सिंधु घाटी खत्म कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय सीमा था वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये तो पढ़ चुके हैं दोस्तों। कब तक थी? 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इनके बीच में था। लेकिन दोस्तों जब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग देखेंगे 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक ये दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलता है। लेकिन 1700 से और 1500 के बीच में दोस्तों कोई साक्ष्य जानकारी नहीं मिलता है कि इसके बीच में क्या हुआ था, मतलब कि इसके बीच में क्या हुआ था दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहीं से आप लोग को मालूम होगा 600 ईसा पूर्व के बाद दो धर्मों का उदय हो जाता है। एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। इन दो धर्मों का उदय हो जाता है 600 ईसा पूर्व के बाद, मतलब कि 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय होता है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। तो देखिए सीरियल लाइन से चलना है एकदम। आएंगे 563 से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये तो अलग की बात है। तो दोस्तों हम लोग बताए थे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, मुझे बना है ना, हाँ, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बहुत सारे बताए दोस्तों, बहुत सारे इसके पतन के कारण थे। दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो टीलों पर स्थित थी, मतलब कि टीलों पर स्थित थी, दुर्ग पर स्थित थी। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते थे। धौलावीरा 3 टीलों पर स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का और दोस्तों 2 टीलों पर स्थित थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों राखीगढ़ी। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत कारण थे। कोई कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का दोस्तों आर.एल. स्टील ने कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण था वो जलवायु परिवर्तन था। जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण था वो भूकंप था। कोई लोग कहते हैं बाढ़ था। दोस्तों गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ये गार्डन चाइल्ड कहते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं दोस्तों इसके पतन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन अब जो भी हो हम तो इतिहासकारों का ये कहा हुआ हम लोग मानेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन कहा था कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन हुआ था, तो बताना पड़ेगा। गार्डन चाइल्ड ने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था कि भूकंप के द्वारा इसका पतन हो गया, कोई कहा था इसका बाढ़ के द्वारा। तो आप लोग देख लीजिएगा। आप चलते हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता के बारे में, इसको मिटा देना, पनो नहीं लाए दोस्तों, मिटाने वाला पनो नहीं। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसे मिटा दें, बेनवे से मिटा दे रहे हैं। जो मिले उसे मिटा देना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसको लिख दे दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 600 ईसा पूर्व के बीच में। दोस्तों यही 600 ईसा पूर्व के बीच में दोस्तों 600 ईसा पूर्व के बीच में दोस्तों क्या होगा? महाजनपदों का उदय होगा। 16 महाजनपदों का उदय होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि जब दोस्तों हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और 2 धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 धर्मों इससे सटे हुए हैं, लेकिन उसको भी पढ़ेंगे और 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? क्योंकि यहीं पर 600 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाएगी दोस्तों। लोहे का विस्तृत स्तर पर लोहे का प्रयोग होगा, जिसके द्वारा दोस्तों 16 महाजनपदों का उदय होगा। उन महाजनपदों में एक दूसरे से आगे निकलने की, तेजी से विकसित होने की होड़ लग जाएगी। उनमें लोहे का ज़्यादा प्रयोग होगा दोस्तों 600 ईसा पूर्व में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में
बहुत लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में लोग कहते हैं कि ये वैदिक सभ्यता लोग के लोग आ रहे थे। बहुत लोग कहते हैं लोग कि ये सुमेरियन थे। तो तरह तरह के लोगों का, विद्वानों का अपना चर्चा है दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों कहते हैं दोस्तों जो वैदिक सभ्यता के थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं दोस्तों कि ये लोग, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं दोस्तों ये लोग कहाँ से आए थे? दक्षिणी ध्रुव से आए थे, दक्षिण ध्रुव से आए थे या अंटार्कटिका से आए थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं दोस्तों। और भी कहते हैं जैसे मैक्स मूलर कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। ये लोग मध्य एशिया से थे। फिर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं लोग तिब्बती भाग से आए थे। पूरा नहीं लिख रहे हैं सर, ये लोग कहते हैं तिब्बत से आए थे भैया जो उठने के बाद ये भाग छोड़ भाग जो दोस्तों। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग तिब्बती भाग से आए थे। ये लोग क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बती भाग से आए थे। और भी लोग थे दोस्तों, और ये कहीं दक्षिणी ध्रुव से आए थे। कौन कहा था? गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि दक्षिण ध्रुव से आए थे दोस्तों। बहुत लोगों ने कहा था कि कहाँ कहाँ से लोग वैदिक सभ्यता के लोग आए थे दोस्तों। तो मतलब कि इनका जो वैदिक सभ्यता के जो इनका वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो भारत आए थे। मतलब कि भारत के निवासी लोग नहीं है दोस्तों। वैदिक सभ्यता में दोस्तों किन लोगों का निवास होगा दोस्तों? वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के द्वारा ही विकसित की गई सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता थी। विकसित सभ्यता थी दोस्तों आर्यों के द्वारा। इसलिए दोस्तों वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को दोस्तों आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसे वैदिक आर्यों के द्वारा ही यह सभ्यता विकसित की गई थी दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि आर्य दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें दोस्तों, जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें दोस्तों ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलता है दोस्तों। इसलिए हम वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना? वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हिल गया है क्या? वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। थोड़ा रुक जाइए, हिल जा रहा है, वीडियो नहीं बन पा रहा है। हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में जानकारी दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हम दोस्तों हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल भी इसे कहा जाता है दोस्तों। वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? वैदिक सभ्यता को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। वैदिक सभ्यता को दोस्तों 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों। वैदिक सभ्यता को दोस्तों हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। ये वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा उत्तर वैदिक काल, एक होगा पूर्व वैदिक काल। पहला क्या होगा दोस्तों? पूर्व वैदिक काल कहेंगे दोस्तों। और दूसरा होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। एक होगा दोस्तों पूर्व वैदिक काल, और एक होगा दोस्तों पूर्व वैदिक काल, एक होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल का समय सीमा है दोस्तों, वह है दोस्तों
1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच तक जी। जो उत्तर वैदिक काल का जो समय सीमा होगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच होगा, 600 ईसा पूर्व के बीच का। दोस्तों ये होगा पूर्व वैदिक काल का सीमा और ये उत्तर वैदिक काल का सीमा होगा। दोस्तों पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें दोस्तों कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है दोस्तों। इसके बारे में जानकारी हमें दोस्तों ऋग्वेद से मिलती है। ज्यादा जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के बारे में जानकारी हमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ज्यादा जानकारी हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। दोस्तों जो ऋग्वेद है दोस्तों, जो सामवेद है, जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद सामवेद है दोस्तों, वो ऋग्वेद के जो पंक्ति, ऋग्वेद में जो श्लोक हैं, जो पद हैं, गद्य हैं, वो सामवेद से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? सामवेद से मिलते जुलते हैं। दोस्तों जो वेदों की रचना हुई है वो वैदिक सभ्यता वैदिक काल में नहीं हुई है। वेदों की जो रचना हुई है दोस्तों वैदिक काल में नहीं हुए है। जो गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को सुना करके जब लिपि की जो दोस्तों, जब लिखित लिपि के जब ज्ञान हुआ दोस्तों, तब इस वेदों का लिखा गया, तब जाकर के इस वेदों का लिखा गया। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता को श्रुति संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति मतलब कि सुना कर। श्रुति मतलब क्या होता है? सुना कर। श्रुति सभ्यता भी कहते हैं। श्रुति सभ्यता भी इसे कहते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता को श्रुति सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? वेद त्रय। दोस्तों वेद त्रय में अर्थवेद को नहीं शामिल करते हैं। वेद त्रय कहते हैं दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय कहते हैं। और वेद त्रय में दोस्तों अर्थवेद को शामिल नहीं करते हैं दोस्तों। वेद त्रय में अर्थवेद को शामिल नहीं करते हैं। ये दोस्तों हो गया ऋग्वेद, वेद त्रय। और दोस्तों जो होता है ऋग्वेद में दोस्तों ऋग्वेद के नदीय सूत्र में, ऋग्वेद के नदीय सूत्र में, ऋग्वेद के दोस्तों नदीय सूत्र में, ऋग्वेद के दोस्तों नदीय सूत्र में 19 या 21 नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद के नदीय सूत्र में दोस्तों 19 या 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो ऑप्शन में मिलेगा मारिएगा दोस्तों। 19 भी सही है, 21 भी है। ऋग्वेद के नदी सूत्र में क्वेश्चन पूछेगा कि नदी सूत्र में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो बताना पड़ेगा आपको 19 या 21। या पूछ देगा कि नदी सूत्र किस वेद का भाग है, तो बताना पड़ेगा नदी सूत्र ऋग्वेद का भाग है दोस्तों। दोस्तों इस 21 नदियों में जो पूर्व वाली नदी थी दोस्तों, पूर्व वाली नदी, जो पूर्व की नदी थी दोस्तों वो गंगा थी। और जो पश्चिम की नदी थी वो कुंभा थी। कुंभा कौन सी नदी थी दोस्तों? कुंभा नदी। जो पश्चिम में नदी थी वो कुंभा नदी थी और जो पूर्व में नदी थी दोस्तों वो गंगा थी। गंगा। और दोस्तों नदी सूत्र में 19 या 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। ये ऋग्वेद में उल्लेखित है दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहते हैं दोस्तों। इसे वैदिक सभ्यता को श्रुति सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो समय सीमा पर याद कर लीजिएगा दोस्तों ये समय सीमा क्यों लिख रहे हैं दोस्तों? एक अनुमान होगा कि लगभग हाँ इस समय के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। ये दोस्तों ऋग्वेद सामवेद से मिलता जुलता है दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों अफगानिस्तान। दोस्तों ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, थोड़ा सा दिखा दें मैप के द्वारा।
एक दिमाग में वो पिक्चर बन जाएगी, हाँ सभ्यता कहाँ तक विकसित थी दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, हिमालय दोस्तों, ये क्या है, भारत का नक्शा है दोस्तों। लगभग अच्छा नहीं बना होगा लेकिन ठीक ठाक है दोस्तों, चलिए समझने के लिए दोस्तों ये ठीक है दोस्तों। ये क्या है, भारत है, ये तो यूपी है, इधर बिहार है दोस्तों। यूपी बिहार, इधर पंजाब राजस्थान जाएंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, यहाँ तक आएंगे दोस्तों, ये पाकिस्तान मिलेगा, इसके ऊपर दोस्तों अफगानिस्तान मिलेगा। तो दोस्तों ये पाकिस्तान मिलेगा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का, ये दोस्तों अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का। तो दोस्तों जो आर्य आए थे ये मध्य एशिया से लगभग आए थे दोस्तों। ये सबका लगभग मिलता जुलता कथन है कि आर्य जो मध्य एशिया से, लोग ये इसको कहते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया वाले क्षेत्र को जो विश्व के मैप में देखें दोस्तों, ये मध्य एशिया से आए थे। तो जो आर्यों का जो आगमन है भारत के प्रति दोस्तों, वो इधर से ही आए थे। तो धीरे धीरे दोस्तों जब आर्यों का जब प्रस्थान हुआ था, तो पहले दोस्तों वो कहाँ है, अफगानिस्तान में आए, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान में आए दोस्तों, फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत में प्रवेश किए दोस्तों। दोस्तों जो आर्यों का जो अंतिम बिंदु था, चरम बिंदु था, वो मध्य प्रदेश तक ही था, मध्य प्रदेश तक। क्योंकि आर्यों ने दोस्तों विंध्य क्षेत्र को और हिमालय क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के बीच को मध्य प्रदेश का, मध्य देश कहा था। हिमालय, हिमालय प्लस विंध्य क्षेत्र को, हिमालय विंध्य क्षेत्र को, हिमालय और विंध्य क्षेत्र को क्या कहा था दोस्तों, मध्य देश कहा था। और दोस्तों गंगा और यमुना के क्षेत्र को, गंगा और यमुना के क्षेत्र को क्या कहा था दोस्तों, गंगा और यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा था। ब्रह्मर्षि देश कहा था दोस्तों। आर्यों ने गंगा और यमुना के जो बीच का जो क्या कहते हैं, बीच का जो पैदावार अधिक होती है, जो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक गंगा और यमुना के क्षेत्रों में पहले से ही युगांतर से होता ज्यादा चला आ रहा है दोस्तों। तो गंगा और यमुना पैदावार अधिक होने के कारण इसे ब्रह्मर्षि देश कहा, और हिमालय और विंध्याचल के क्षेत्रों को मध्य देश कहा दोस्तों। तो जब आर्यों का जब आगमन होगा दोस्तों, तो मध्य देश तक आते आते उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक आर्यों का लास्ट होता है दोस्तों, आगमन यहीं तक होता है। तो धीरे धीरे दोस्तों यूपी तक मध्य प्रदेश, धीरे धीरे पाकिस्तान अफगानिस्तान में चलते हुए आ रहे हैं दोस्तों, आर्य। तो आर्यों का जो लगभग यही आर्यों का दोस्तों स्थान है, आर्यों का यही स्थान है दोस्तों। आर्य यहीं पर विकसित हुए थे दोस्तों, आर्यों का यही आता है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ तक जान लीजिए, ये महाराष्ट्र या दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये क्षेत्र सब क्या है, आर्यों का। पाकिस्तान तो 1947 में बना दोस्तों ना, उसके पहले तो सब ये भारतीय महाद्वीप थे, भारतीय महाद्वीप के भाग थे दोस्तों। ये जो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो म्यांमार हो गया दोस्तों, ये बांग्ला नेपाल हो गया, ये सब भारतीय महाद्वीप के देश थे दोस्तों। तो आर्यों के बाद धीरे धीरे जब प्रस्थान हो रहा है दोस्तों, तो चलते हैं बात करते हैं। तो दोस्तों जब आर्य भारत में आ रहे थे, तो अफगानिस्तान में बहने वाले नदियों के नाम जान जाए दोस्तों, कि अफगानिस्तान में कितनी नदियां बहती थी। और दोस्तों ये वाला क्षेत्र था दोस्तों, जो ये वाला क्षेत्र क्या है, क्या कहे दोस्तों, मध्य देश कहे थे, मध्य देश। और गंगा और यमुना के नदी के ये दोस्तों, ये कौन सी नदी है, ये गंगा बह रही है, और ये ऐसे यमुना बहती है। इनके क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इनके क्षेत्र को ये यमुना नदी हो जाएगी और ये गंगा हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यमुना जाकर मिल जाएगी इधर। अब ये मत कहिएगा कि गंगा है, यमुना को तो बहावा दिया इधर और गंगा को बहावा दिया इधर, नहीं, ये जाके यमुना फिर मिल जाएगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। और जो तिब्बत वाला भाग है दोस्तों, तिब्बत वाले भाग को सप्त सैंधव प्रदेश कहें। ये जो तिब्बत वाले भाग को क्या कहें दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश कहें।
दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश में चावल का उत्पादन ज्यादा होता था दोस्तों। तो हम थोड़ा सा देख लें दोस्तों कि सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियां बहती थी और अफगानिस्तान में कितनी नदियां बहती थी दोस्तों। तो दोस्तों अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां, दोस्तों अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां, दोस्तों अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियां थी। कितनी नदियां थी? 4 नदियां। क्रूमू, कुंभा, सुवास्तु और गोमती। गोमती दे दे या गोमल दे दे, वही नदी का नाम। प्राचीन नाम गोमल है दोस्तों, वर्तमान नाम गोमती है दोस्तों। सुवास्तु, कुंभा, कुमरू, ये क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान की में बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। ये दोस्तों हो गए अफगानिस्तान के बहने वाले वीडियो बनाना। हाँ